लगातार चुनाव प्रचार चरम पर नजर आता है फिलहाल, और किस तरीके से वहां पर चुनावी तपिश बढ़ रही है जानेंगे। हमारे संवाददाता अलग अलग जगहों से जुड़ चुके हैं। धीरज हमारे साथ जुड़े हैं तिरुवल्ला केरल से, निशांत राय हमारे साथ जुड़े हैं चेन्नई तमिलनाडु से, अश्विनी मिश्र जोरहाट असम से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले नीरज आपके पास मैं आना चाहूँगा धीरज, क्योंकि जब हम देखते हैं किस तरीके से केरलम में जो बीजेपी की अगर खास तौर से बात की जाए, अब तक हमने देखा था एलडीएफ यूडीएफ का दौर नजर आता था, लेकिन एक नए प्रतिद्वंदी बल्कि एक मजबूत प्रतिद्वंदी के रूप में अब बीजेपी की भूमिका वहां नजर आती है। प्रधानमंत्री जब खास तौर से पहुंचेंगे और किस तरीके से महत्वपूर्ण होगी ये जो चुनावी रण है। देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा। जो अगर हम केरलम चुनाव की बात करें तो ये बिल्कुल दिलचस्प मोड़ पे पहुंच चुका है, और इसके पीछे की सच्चाई ये है कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री का यहाँ दौरा हुआ है और जिस तरीके से जोर शोर से यहाँ के एनडीए के कार्यकर्ताओं ने इस चुनाव में अपनी आजमाइश की है, उससे ज़रूर ये दिख रहा है कि यहाँ का मुकाबला त्रिकोणीय है। और यहाँ के जो आम विश्लेषक भी अब कहने लगे हैं कि केरलम के विधानसभा चुनाव में लगभग 50 सीटें ऐसी हैं जहां पर कि मुकाबला कुछ भी हो सकता है। अगर हम इस तथ्य को आंकड़ों के जरिए समझने की कोशिश करें तो 2021 के विधानसभा चुनाव में 25 ऐसी सीटें रही है जहां पे कि जीत और हार का अंतर मात्र 5,000 से अधिक वोटों का नहीं था, 5,000 के आसपास के पर जीत हार का अंतर था। और इस बार के विधानसभा चुनाव में जो चुनाव आयोग के जो आंकड़े आए हैं उसमें से 27 विधानसभा सीटें ऐसी हैं जहां पर कि वोटर की जो संख्या है विधानसभा में 10,000 से कम आंकी गई है। तो ऐसे में क्या होगा, केरल जो विधानसभा चुनाव का रिजल्ट अप्रत्याशित हो सकता है। और जिस तरीके से भाजपा ने अपने कार्यकर्ताओं को एक तरीके से प्रधानमंत्री के जरिए जो मंत्र देने की कोशिश हुई है कि किस तरीके से संजू सैमसंग की तरह से केरल में वापसी की जा सकती है, और हमने देखा कि किस तरीके से संजू सैमसंग ने जो विश्व कप T20 विश्व कप में अपने खराब फॉर्म के बावजूद जिस तरीके से जोरदार वापसी की है, तो प्रधानमंत्री ने अपने कार्यकर्ताओं को संदेश दिया है कि संजू सैमसंग की तरह वापसी करें और केरल में मुकाबले को त्रिकोणीय बनाए। और हमें दिख भी रहा है, चाहे पलक्कड़ का इलाका हो, वहाँ भी हमने देखा कि पीएम ने जनसभा के जरिए किस तरीके से यूडीएफ और एलडीएफ पे वार किया, हमला किया, और बताया कि दोनों जो गठबंधन है ये स्वार्थी गठबंधन है, और पलक्कड़ में वो केरल में आके वो दोस्ती करते हैं, और दिल्ली में केरल में उनकी कुश्ती होती है और दिल्ली में उनकी दोस्ती होती है। तो जिस तरीके से उन्होंने एलडीएफ और यूडीएफ पे हमला बोला, और जिस तरीके से उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं में ये संदेश देने की कोशिश की कि जीत जो मुश्किल नहीं है, अगर आप मेहनत करेंगे, अगर आप जो कार्यकर्ताओं के बीच में जाएंगे। यहाँ के विधानसभा चुनाव का सबसे बड़ा पहलू ये है कि यहाँ का विधानसभा चुनाव किसी शोर शराबे में नहीं होता है, किसी ड्रामेबाजी में नहीं होता है। यहाँ का जो चुनाव होता है वो जनता तक पहुँचने में होता है। और हमने देखा है कि यहाँ जो बड़ी समस्या है, चाहे वो पलायन की समस्या हो, युवा जो है वो नौकरी कम होने के कारण खाड़ी देशों में या यूरोप में जाके नौकरी कर रहे हैं, बुजुर्गों का अकेलापन भी एक बड़ी समस्या है, रबर की खेती यहाँ के किसानों के लिए एक बड़ी चुनौती बन गई है, धान की खेती में एमएसपी का मुद्दा जो है उसको सॉर्ट आउट करने में बिल्कुल धीरज अलग अलग मुद्दे जाहिर तौर पर नजर आते हैं तो यहाँ के चुनावी मुद्दे। लेकिन अगर बात की जाए, क्योंकि संध्या अगर तमाम वो राज्य जहां पर चुनाव है सबके अलग अलग मुद्दे हम देख सकते हैं इस दौरान। बिल्कुल मुकुल, यानी कि पिच तैयार है, मैदान तैयार है, और मतदाताओं का रुझान किस तरफ होगा, किसका बल्ला चलेगा, ये देखना होगा। हमारे साथ अश्विनी मिश्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं जोरहाट से, उनसे भी जान लेते हैं कि क्या कुछ राजनीतिक समीकरण यहाँ पर देख पा रहे हैं। अश्विनी, किस तरह का राजनीतिक समीकरण बनता हुआ नजर आ रहा है आपको इस वक्त, क्योंकि अब सियासी पारा अपने चरम पर पहुंच चुका है और डबल उत्साह के साथ एनडीए या भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो वो मतदाताओं के बीच में नजर आ रही है क्या? निश्चित तौर से अगर देखें तो अब चंद दिन बचे हैं मतदान में। 9 तारीख को मतदान होना है। सभी राजनीतिक दलों ने पूरी ताकत झोंक दी है, और सबसे बड़ी बात यह है कि दिनों दिन चुनाव प्रचार अपने पूरे शबाब पर पहुंच रहा है। भाजपा की तरफ से अनेक बड़े नेता यहां पर रैली कर चुके हैं। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रैली संबोधित कर चुके हैं। 6 तारीख को फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली है। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री लगातार अब यहाँ पर 7 तारीख को भी रैली करेंगे। पेमा खांडू, कॉर्नाड संगमा, इसके अलावा कई राज्यों के मुख्यमंत्री, भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री लगातार डेरा डाले हुए। नितिन नवीन यहाँ पर लगातार जो है चुनावी जनसभाओं को संबोधित कर रहे हैं। तो भाजपा ने पूरी ताकत झोंक रखी है।
कांग्रेस की तरफ से राहुल गांधी, प्रियंका गांधी ने जनसभाएं की, उसके बाद वो केरलम का रुख किए और दूसरी जगहों पर वो चले गए। मुख्य कमान यहाँ पर गौरव गोगोई ने संभाल रखी है कांग्रेस की अगर तरफ से देखें। उसके अलावा कोई बहुत बड़े स्टार प्रचारक यहाँ पर कांग्रेस की तरफ से अगर आप देखें तो नहीं आ रहे हैं। हाँ, लेकिन मुकाबला ज़बरदस्त तरीके से दोनों गठबंधनों के बीच है, कांग्रेस और 6 राजनीतिक दलों का जो गठबंधन है और एनडीए का। अब इसमें एंट्री हुई है कल से अगर देखें तो 2 दिन के लिए ओवैसी इस समय दौरे पर है। ओवैसी के आने के बाद एआईयूडीएफ और ओवैसी की राजनीतिक समीकरण को किस तरीके से वो त्रिकोणीय बनाने की कोशिश करते हैं। कुछ सीटों पर 30 सीटों पर एआईयूडीएफ चुनाव लड़ रही है और असदुद्दीन ओवैसी के एआईएमआईएम और एआईयूडीएफ दोनों ने गठबंधन करके यहाँ पर चुनावी रैलियों को संबोधित किया और ज़बरदस्त तरीके से चुनावी रैलियों में वहाँ पर भीड़ भी दिखाई दे रही है। ओवैसी जिस तरीके से मियाँ जिंदाबाद के नारे लगाते हैं उस तरीके से आप देखें तो यहाँ की राजनीति और ज़्यादा आने वाले दिनों में गरमाएगी। बहुत बड़ा मुद्दा यहाँ पर घुसपैठ का है और घुसपैठ से जुड़ा हुआ मुद्दा जो है वो बांग्लादेशी मुसलमानों का है। भाजपा यहाँ के स्थानीय मुसलमानों के विरोध में कभी भी कोई बयान नहीं करती, लेकिन मियाँ शब्द जो है, मियाँ मुसलमान जो है वो बांग्ला भाषी मुसलमानों के लिए होता है। तो अब जब ओवैसी और एआईयूडीएफ यहाँ पर स्पष्ट तरीके से मियाँ जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं तो आने वाले दिनों में ध्रुवीकरण भी होगा और देखना दिलचस्प होगा कि जनता क्या जनादेश देगी। बिल्कुल, और खासतौर से अब निशांत का रुख कर लेते हैं। निशांत, मौसमी पारा जाहिर तौर पर हमें नज़र आ रहा है चढ़ता हुआ, लेकिन चुनावी पारे की अगर बात की जाए उसके चलते किस तरह की तपिश जो है वो वहाँ पर नज़र आ रही है? देखिए, इस बार तमिलनाडु में जो मुकाबला है बेहद दिलचस्प नज़र आ रहा है। सत्तारूढ़ डीएमके और विपक्ष में एनडीए की अगर बात करें, आईडीएमके और बीजेपी का जो गठबंधन है, वहीं डीएमके कांग्रेस का गठबंधन है और साथ में एक्टर विजय ने यहाँ पर राजनीतिक दलों की, जो बड़े राजनीतिक दल हैं उनकी सांसें बढ़ा रखी हैं। साथ ही जयललिता के साथ रही कभी शशिकला भी अपनी पार्टी बनाकर चुनावी मैदान में हैं। वहीं फिल्मी दुनिया से जुड़े सिमोन भी अपनी राजनीतिक दल से मैदान में हैं। तो ऐसे में तमिलनाडु में ये कहा जा रहा है कि जो तमाम छोटे दल चुनाव लड़ रहे हैं और जो निर्दलीय प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं, इन्होंने कहीं ना कहीं डीएमके और एआईडीएमके गठबंधनों की जो एक तरीके से सांसें अटकाई हुई हैं। क्योंकि अगर विजय की बात की जाए तो विजय एक तरीके से तमिलनाडु में वही प्रयोग कर रहे हैं जो एमजीआर, जयललिता, उसके बाद रजनीकांत, कमल हसन, सिमोन ने किया था। अब विजय उस रेस में है। ऐसे में जैनजी वोटर्स को टारगेट करके विजय जिस तरीके से तमिलनाडु में चुनाव लड़ने जा रहे हैं और जो अगर बात की जाए तो नए वोटर 1.25 करोड़ के आसपास तमिलनाडु में है। ऐसे में राजनीतिक दलों की चिंताएं बढ़ गई हैं। वहीं कल की अगर बात की जाए तो कांग्रेस और बीजेपी दोनों ने अपने प्रत्याशियों की सूची जारी की है। सभी ने हाई प्रोफाइल चेहरों को इन दोनों राजनीतिक दलों ने तमिलनाडु में मौका दिया है। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है इस समय तमिलनाडु में जो मुकाबला है वो त्रिकोणीय, और त्रिकोणियों में निर्दलीय और जो छोटे राजनीतिक दल हैं, इन्होंने दोनों बड़े राजनीतिक दलों की धड़कनें जरूर बढ़ा दी हैं। अभी देखना दिलचस्प होगा कि जिस तरीके से चुनाव आगे बढ़ेगा, चुनावी पारा बढ़ेगा, किस तरीके के समीकरण बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन राह किसी के लिए फिलहाल तमिलनाडु में आसान नजर नहीं आ रही है। बिल्कुल निशांत, यानी कि कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो सभी की निगाहें, हर दल की निगाहें जीत पर टिकी हुई है। हालांकि देखना होगा कि मतदाता किसे अपना नेता चुनते हैं। हमारे साथ धीरज कुमार लगातार जुड़े हुए हैं केरलम से। धीरज, जिस तरह से आप अभी जिक्र कर रहे थे कि कम मार्जिन वाली जो सीट है उस पर सभी की निगाहें हैं कि कैसे, जहां अगर हम हारे हैं तो उसे जीत में तब्दील किया जाए, तो कैसे आप सीटों को देख पा रहे हैं? कौन कौन सी ऐसी हॉट सीट बनकर के केरलम में उभरी हैं जहां पर निगाहें हैं जीत के लिए? देखिए, अगर हम 2021 के विधानसभा चुनाव को देखते हैं तो 2021 के विधानसभा चुनाव में 7 ऐसी सीटें थी जहां की भाजपा दूसरे नंबर पे रही थी। तो भाजपा की कम से कम इतनी तो उम्मीद जरूर है कि उन सीटों पर फतह किया जा सकता है। और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का 2021 के विधानसभा चुनाव में जिस प्रकार से उन्होंने अपने वोट बैंक में इजाफा किया, और हमने देखा कि 2024 के लोकसभा चुनाव में भी उनका जो वोट प्रतिशत है लगभग 16.5% के आसपास रहा था। तो भारतीय जनता पार्टी ने अपने वोट बैंक में इजाफा किया। और जो मार्जिनल सीटें हैं जहां की जो जीत और हार का जो अंतर है वो 5000 जो वोटों का है, वो लगभग 25 ऐसी सीटें हैं। तो वहां पे भी भाजपा अपनी दावेदारी कर रही है कि इन सीटों पे हमारा जो एक तरीके से कह सकते हैं हमारे जो कार्यकर्ताओं का जो संघर्ष है वो रंग ला सकता है। जो सबसे बड़ी जो दिलचस्प बात ये है कि केरल में एलडीएफ 10 साल से सत्ता में है।
और 10 साल से सत्ता में रहने के कारण उनके खिलाफ जो एंटी इनकम्बेंसी है, उस एंटी इनकम्बेंसी का जो फायदा है वो भारतीय जनता पार्टी उठाना चाहती है। जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया, चाहे किसानों के भी मुद्दे हो, रबर के किसानों के मुद्दे हो, उनके जो MSP के मुद्दे हो, और जो सबसे बड़ी चीज जो केरल में हमें देखने को मिला है वो जो बहुत सुंदर घर बने हुए हैं, लोगों ने काफ़ी पैसा खर्च किया हुआ घर बनाने में, घर के पास में सारे सुविधाएं हैं, लेकिन उस घर में केवल बुजुर्ग बैठे हुए हैं। उनका जो बच्चा है, उनका जो बहू है, वो विदेशों में काम कर रहे हैं। तो एक अकेलापन है। इस अकेलेपन के पीछे की सच्चाई ये है कि यहाँ पे जो इंडस्ट्री को आना जो था वो इंडस्ट्री यहाँ पे नहीं आ पाई। यहाँ पे जो डेवलपमेंट होना था वो डेवलपमेंट इस तरीके से नहीं हुई ताकि युवाओं को रोजगार मिल सके। तो इसके लिए युवाओं ने क्या किया है, यहाँ से माइग्रेशन किया है, पलायन किया है, और युवाओं के माइग्रेशन को भारतीय जनता पार्टी ने एक प्रमुख मुद्दा बनाया है। और इस माइग्रेशन के जरिए एक तरह से हम कह सकते हैं कि उन बुजुर्गों के बीच जाकर एक भावुक अपील बीजेपी ने की है कि अगर हमारी सरकार बनती है तो हम यहाँ उद्योग लाएंगे, हम यहाँ रोजगार की व्यवस्था करेंगे। आप जितने भी विधानसभा क्षेत्र में जाएंगे, बीजेपी के कार्यकर्ता यही कह रहे हैं, बीजेपी के नेता यही कह रहे हैं कि हम यहाँ रोजगार की सुविधा उपलब्ध कराएंगे और आपके बच्चों को जो विदेशों में काम करते हैं, जो माइग्रेशन करके दूसरी जगह चले गए हैं, उनको हम वापस लौटाएंगे। ये जो प्रमुख मुद्दे हैं, एक तरीके से भावुक अपील के जरिए केरल की जनता में एक तरीके से ये मुद्दा उनको भा रही है। बिल्कुल धीरज, हर जगह लगभग यही स्थिति नजर आती है। जो संदेश है जी, हर जगह राजनीतिक दलों के वादे हैं, अलग अलग दावे हैं, और ये अब देखना होगा कि किस तरीके से जो जनता है उनके वादों और दावों को कहीं ना कहीं सुनिश्चित करती हुई नजर आएगी और उनको वाकई एक जीत जो है हासिल हो पाएगी या नहीं। फिलहाल आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया, धीरज, साथ ही अश्विनी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, और निशांत आपका भी इतनी महत्वपूर्ण चुनावी अपडेट हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।